अब हमने जो 4 सब फाइलम डिस्कस किए थे इसके अंदर, हम इनको बारी बारी इनका ओवरव्यू लेंगे और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटे आता है सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, जो कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स का फाइलम है। तो सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के मेंबर्स को ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है। ट्राई का मतलब होता है 3 और लोबोस का मतलब होता है लोब्स, मतलब इनकी बॉडी लंबाई के रुख 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होती थी। तो कैम्ब्रियन पीरियड से लेके कार्बोनिफेरस पीरियड तक, यानी कि 60 करोड़ साल पहले से लेके 34 करोड़ 50 लाख साल पहले तक ज़मीन के ऊपर बड़ा डोमिनेंट ग्रुप था। ये ज़मीन से ऊपर मतलब प्लैनेट अर्थ की बात हो रही, रहते ये पानी के अंदर थे। तो ये बॉटम के ऊपर रहते थे और ये उस दौर में मौजूद एनिलीडा, मोलस्का और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते थे। क्रॉस सेक्शन के अंदर इनकी बॉडी बैजवी और चिपटी होती थी। लंबाई के रुख 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होती थी। तो ये इसका फॉसल है, क्योंकि एडल्ट और या रियल में अब ये नहीं मिलते। ये इसका सेफेलोथोरैक्स है और ये पीछे से बाकी बॉडी इसकी है। लंबाई के रुख 3 हिस्से, एक, ये 2 और ये 3। तो 1 2 3 ट्राइलोबाइट्स 3 लोब्स होते थे। तो ये इस तरह के भी होते थे, मतलब इनके अंदर शेप और साइज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये भी ट्राइलोबाइट का ही फॉसल है, जिसके अंदर ये एक दरमियान वाला, दूसरा और ये तीसरा, 3 इसकी बॉडी के अंदर लोब्स प्रेजेंट है। और ये भी डिफरेंट ट्राइलोबाइट्स के बॉडी इनकी चिपटी है, क्रॉस सेक्शन के अंदर बैज भी है, अंडे की शेप की। ये एक हाइपोथेटिकल ड्राइंग है, यानी कि पुराने ज़माने के अंदर कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर समंदर का सीन दिखाया गया है, जिसके अंदर ये ट्राइलोबाइट्स फिर रहे हैं बॉटम के ऊपर। पुराने ज़माने के अंदर जो वहाँ के मोलस्का थे और कुछ नाइजीरिया वगैरह के मेंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इसकी बॉडी के सभी सेगमेंट्स आर्टिकुलेटेड थे, मतलब कि ये मूवेबल थे। इसलिए ये था तो बॉडी चिपटी, लेकिन जब इसको कोई ख़तरा होता था तो ये अपनी बॉडी को बिल्कुल गोल करके बॉल की तरह की शक्ल के अंदर आ जाता था। रीज़न इसका ये था कि इसकी बॉडी की डॉर्सल साइड के ऊपर तो सख्त आर्मर की प्लेट्स थीं, लेकिन इसकी वेंट्रल साइड, यानी कि नीचे वाली इसकी पेट वाली साइड, वो सॉफ्ट थी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपनी बॉडी को गोल कर लेता था। तो ये करेक्टर कई मॉडर्न आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी प्रेजेंट है कि उनको जब छेड़ा जाता है अपनी बॉडी को गोल कर लेते हैं। इसके बहुत सारे जो फॉसिल्स मिलते हैं इसी तरह से रोल्ड या गोल वाली पोजीशन के अंदर मिलते हैं। इसकी जो अपेंडेजेस, यानी कि इसकी जो टांगें थी, ये 2 लोब्स या रेमी के ऊपर मुश्तमिल थी। मतलब ये कि पीछे से टांग एक थी, आगे जाके उसके 2 सिरे थे। जिस तरह से कैपिटल वाई होता है ना, नीचे से एक डंडा ऊपर से 2, इस तरह से। इनको बायरेमस अपेंडेजेस कहा जाता है। लैटिन वर्ड बाय का मतलब होता है ट्वाइस, 2 दफ़ा, और रेमस का मतलब होता है ब्रांच, यानी कि शाखें। तो जो इसका अंदर वाला सिरा होता था वो इसका वॉकिंग लेग का काम करता था, और जो इसका थोड़ा बाहर वाला सिरा होता था उसके ऊपर कांटों की तरह के या उभरे हुए टीथ की तरह के स्ट्रक्चर होते थे। इसको रेत के अंदर सुरंगें खोदने के लिए या तैरने के लिए, या फिर ये गिल्स के तौर पे यूज़ करते थे और उससे सांस लेते थे। तो इसकी डायग्राम्स में ऐड की हैं, ये देखिएगा, ये इनके फॉसल्स हैं जिसके अंदर ट्राइलोबाइट्स बिल्कुल गोल और रोल हुई पोजीशन के अंदर है। और ये बायरेमस अपेंडेजेस हैं। मोस्टली आपने इंसेक्ट्स जो पाए जाते हैं इनकी टांगें देखी, ये होती हैं यूनिरेमस, मतलब टांग पीछे से और आगे से वन पीस के अंदर ही होती है। ट्राइलोबाइट्स वगैरह के अंदर और आजकल के दौर में जो क्रस्टेशियन जिस तरह से क्रे फिश वगैरह है या लॉबस्टर्स हैं, इनके अपेंडेजेस आगे इस तरह से बायरेमस, मतलब कि टांग पीछे से एक होती है, आगे जाके 2 सिरों में या 2 रैमी में डिवाइड हो जाती है, इसलिए बाईरेमस कहा जाता है। तो इसके अंदर भी हमने पढ़ा, इसका जो वो एक सिरा होता है वो वॉकिंग लेग का काम करता है, जो ये वाला है स्ट्रॉन्ग वाला थोड़ा, और जो ये वाला है इसके ऊपर टीथ की तरह के या ब्रिसल्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि रेत में सुरंगें खोदने के लिए या फिर गड्ढे खोदने के लिए या गैस एक्सचेंज के अंदर या तैरने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये बायरेमस अपेंडेज। यूनिरेमिया को यूनिरेमिया इसलिए ही कहा जाता है, जो अगला चैप्टर है, कि उसमें जितने भी मेंबर्स हैं सबकी अपेंडेजेस इस तरह से यूनिरेमस हैं। और आर्थ्रोपोडा के अंदर, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम वो वाले आर्थ्रोपोड डिस्कस करेंगे जिनके अंदर बायरेमस या इवन कुछ के अंदर ट्राईरेमस अपेंडेजेस भी हैं, यानी कि पीछे से एक और आगे से 2 नहीं 3 उनके सिरे होते हैं।
तो अगला आता है सब फाइलम कैलिसरेटा, जो कि दूसरा सब फाइलम बनता है। तो ये जिंदा वाले आर्थ्रोपोड्स हैं, मतलब ये कि ये अभी पाए जाते हैं। तो ग्रीक वर्ड कैली का मतलब होता है क्लॉ यानी कि पंजा, और एटा का मतलब होता है प्लूरल सफिक्स यानी कि टू पोजेस क्लॉज, यानी कि इस तरह के एनिमल जिनके अंदर क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं। तो इसके अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है। कैलिसरेटा के अंदर फेमस वाले एनिमल्स आते हैं जिनसे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें स्पाइडर यानी कि मकड़ियाँ आती हैं, माइट्स आते हैं, और टिक्स आते हैं यानी कि चिचड़ वगैरह जो होते हैं। कुछ लेस फेमिलियर एनिमल्स हैं जो कि साइंस वाले लोगों को तो उसका पता होता है, लेकिन वो लोग जो साइंस से या बायो से लिंक में उनका नहीं पता, जिस तरह से लिम्यूलस या जिसको हॉर्स्यू क्रैब कहते हैं, और सी स्पाइडर यानी कि समंदर के अंदर पाए जाने वाले स्पाइडर की तरह के एनिमल्स होते हैं। तो इनकी बॉडी दो टैगमेटा या दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, सेफेलोथोरिक्स या प्रोसोमा, इसके अंदर सेंसरी फंक्शन, फीडिंग, और दूसरा होता है लोकोमोटर टैगमेटा जिसको ओफिस्टोसोमा या एब्डोमेन कहा जाता है। इनके अंदर आइज़ भी होती हैं, लेकिन बाकी आर्थ्रोपोड्स के बरक्स इनके अंदर अंटीने नहीं होते। तो उसकी जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं वो इसके प्रोसोमा के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक है, ये डायग्राम एक स्पाइडर की इंटरनल एनाटॉमी और बहुत अच्छी वाली डायग्राम है, इसी को ही बनाइएगा जब इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आया। तो ये इसके अंदर कैलिसरा यानी कि जो क्लॉ लाइक ऑर्गन्स होते हैं वो, इसी बेस पर इनको कैलिसरेटा कहा जाता है। पैडीपैल्प्स होते हैं जो कि फीडिंग के अंदर या डंग मारने के अंदर इनको हेल्प करते हैं, मतलब डिफरेंट एनिमल्स के अंदर इसका फंक्शन थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अब इस स्पाइडर के अंदर पॉइजन ग्लैंड्स भी हैं, इसकी आइज़ हैं, और ये जो आपको पिंकिश कलर में नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइजन ग्लैंड भी इसके साथ ही है। डंग मार के शिकार को कत्ल करते हैं और उसके बाद उसको अपने मतलब कि स्टमक के अंदर से एंजाइम पैदा करके उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। एनिमल अंदर से गलना शुरू हो जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर खींच लेते हैं अपनी बॉडी में। तो ये सकिंग स्टमक इसलिए लिखा है कि लिक्विड फॉर्म के अंदर एनिमल टिश्यूज़ को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके स्टमक की आगे ये ब्रांचेस भी बनी नज़र आ रही हैं, ब्रांचेस ऑफ स्टमक है इसकी, और ये स्टमक आगे जाके फिर ये इसकी इंटेस्टाइन बनती है, और फिर यहाँ से एनस। तो ये यहाँ ये वाला सारा इसका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद जो ये येलोइश कलर से बना नज़र आ रहा है ये इसका नर्वस सिस्टम है, ये जो नीचे है ये इसके बुक लंग्स हैं जिससे ये सांस लेते हैं। उसके बाद एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं ये इसकी जो मेन ब्लड वेसल डॉर्सल एओर्टा जिसको कहते हैं वो, और इसके साथ इसका पंपिंग स्ट्रक्चर जिसको हार्ट कहते हैं। इनका हार्ट भी हमारे हार्ट की तरह का नहीं होता, बस एक ब्लड वेसल होती है जो पंप कर सकती है। उसके बाद ये इनके अंदर ओवरीज वगैरह हैं जिसमें एग्स बने नज़र आ रहे हैं। ये ओवरीज के नीचे इनमें सिल्क ग्लैंड्स हैं, और ये एब्डोमेन के लास्ट के ऊपर ऑर्गन्स, इनको स्पिनरेट्स कहते हैं, जिससे मकड़ी अपना जाला बनाती है। मतलब जाला बनाने वाली जो प्रोटीन होती है जिसको सिल्क कहा जाता है वो यहाँ पे पैदा होती है, और उससे तार निकलती है जिसको ये फिर यहाँ से बाहर लेके अपनी टांगों से बुनना शुरू कर देते हैं, और उसके फिर ये जाले वगैरह बनाते हैं। जिसका जेनिटल पोर है जहाँ से इसके एग्स और स्पर्म्स वगैरह रिलीज़ होते हैं। तो बाकी इसकी टांगें हैं, इसका ब्रेन है, और इसकी आइज़ वगैरह। तो ये स्पाइडर की एक बड़ी अच्छी और क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम है। तो इससे रिलेटेड चूँकि आपके कई टॉपिक्स हैं, हर एक के अंदर ये डायग्राम याद कर लें, हर एक में इसको फिट करते हैं। इनके अपेंडेजेस की बात करें तो अपेंडेजेस का पहला पेयर उनको कैलिसरी कहा जाता है। ये पिंसर लाइक मतलब कि प्लास या जो चिमटी होती है, फोरसेप्स होते हैं, उस तरह के होते हैं, या चिलेट का भी यही मतलब होता है कि मतलब कि प्लास की तरह के आगे से उसको फीडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर मतलब कि कैलिसरेटा के कुछ मेंबर्स के अंदर ये फैंग्स यानी कि वो जो जहर वाले दांत होते हैं डंग मारने के लिए यूज़ होते हैं, अंदर से खाली नीडल लाइक होते हैं, उनके अंदर मॉडिफाइड होते हैं या कुछ दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अपेंडेजेस का दूसरा पेयर इसको पेडिपेल्प्स कहते हैं। इसका नेचर भी सेंसरी होती है, लेकिन इसको फीडिंग, लोकोमोशन या रिप्रोडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं।
इसकी जो पेयर्ड वॉकिंग लेग्स हैं इसके बाद आती हैं। प्रोसोमा के पिछले हिस्से को पिस्टोसोमा कहते हैं और इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा। अब यही सब फाइलम चल रहा है कैलिसरेटा और इसकी क्लास है मीरोस्टोमेटा। तो क्लास मीरोस्टोमेटा के जो मेंबर्स होते हैं इनको फर्दर दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होती है सब क्लास ज़ाइफोस्यूरा जिसके अंदर आते हैं हॉर्सशू क्रैब या लिम्यूलस, और दूसरी है यूरेप्टेरिडा, इसके अंदर आते थे जायंट वाटर स्कॉर्पियन, क्योंकि अब ये नहीं पाए जाते और ये एक्सटिंक्ट हो गए। ये भी कैम्ब्रियन से लेके परमियन पीरियड तक यानी कि 60 करोड़ साल पहले से लेके 28 करोड़ साल पहले तक टोटल 32 करोड़ साल तक ये दुनिया पे मौजूद रहे, लेकिन बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। हॉर्सशू क्रैब की बात करें यानी कि सब क्लास ज़ाइफोस्यूरा की, इनकी सिर्फ 4 स्पीशीज़ हैं जो आजकल पाई जाती हैं। इसमें से एक फेमस स्पीशी जिसको लिम्यूलस पॉलीफेमस कहा जाता है, अटलांटिक ओशन के अंदर और खलीज मेक्सिको के आसपास ये पाए जाते हैं। और ये रेत और कीचड़ के अंदर से एनिलिड, छोटे साइज़ के मोलस्का, सीपियाँ वगैरह और इनवर्टिब्रेट यानी कि बगैर रीढ़ की हड्डी वाले सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को ढूंढ के खाते हैं। इनको लिविंग फॉसल भी कहा जाता है क्योंकि पिछले 20 करोड़ साल से लेके आज तक इनकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इनके करोड़ों साल पुराने फॉसल और आज का लिविंग हॉर्सशू क्रैब ये सेम एक ही तरह के, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं आया कहीं से भी। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर यानी कि ज़ूलॉजी पेपर ए के अंदर, जो कि आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर बुक पढ़ी थी, उसके अंदर इनको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखा गया था। तो ये एक हाइपोथेटिकल पिक्चर है, मतलब ये रियल पिक्चर नहीं है, ये वैसे मॉडल है। तो ये पुराने ज़माने के अंदर जो ओशन का मॉडल दिखाया गया है जिसके अंदर एक्वेटिक वेजिटेशन है और उसके अंदर पुराने ज़माने के एनिमल्स हैं जिसमें मोलस्का वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये एनिलीडा नज़र आ रहे हैं पीछे वर्म लाइक, और ये जो दरमियान में एनिमल बना हुआ है इसको जायंट वाटर स्कॉर्पियन कहा जाता है, यानी कि सब क्लास यूरेप्टेरिडा। तो साइज़ में बड़े होते थे, पानी में पाए जाते थे और बॉडी का स्ट्रक्चर इनका स्कॉर्पियन की तरह यानी कि आजकल के बिच्छू की तरह का होता था। ये भी ड्राइंग है, यानी कि ये पुराने ज़माने में मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे थे। पीछे बैकग्राउंड में फाइलम मोलस्का के कुछ मेंबर स्क्विड की तरह के नज़र आ रहे हैं जाते हुए। ये इनके फॉसल्स हैं जो कि मिलते हैं आजकल, लेकिन ये बतौर एडल्ट आजकल नहीं पाए जाते। ये एक इसकी कार्टून डायग्राम है जिसमें इनकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ये इसका सिफेलोथोरैक्स या प्रोसोमा है, ये इसकी आइज़ हैं, इसमें लेटरल आइज़ जो कि इनकी मेन आँखें, और ये छोटी वाली दरमियान में इनको मीडियन आइज़ कहते हैं। तो ये बड़ी वाली आँखों पे इनको इमेजेस नज़र आते हैं और छोटी वाली आँखें लाइट की परसेप्शन के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद एब्डोमेन, चूँकि इनका लंबा है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर प्रो एब्डोमेन है और पोस्ट एब्डोमेन, शुरू वाला हिस्सा और बाद वाला हिस्सा। प्रो मतलब पहले वाला, पोस्ट बाद वाला, और ये इन दोनों का कलेक्टिव नेम ये इसका फिस्टोसोमा। इसके अंदर इसकी बॉडी के सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं और सेंसरी फंक्शंस, फीडिंग और लोकोमोशन वाले स्ट्रक्चर सारे इसके सिफेलोथोरैक्स के साथ हैं। और ये लास्ट पे एक लंबा टेल की तरह का मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसको टेल्सन कहा जाता है। सेम इसी तरह का हॉर्सशू क्रैब के अंदर भी होता है। तो हॉर्सशू क्रैब को हॉर्सशू क्रैब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बॉडी की आउटलाइन होती है ये हॉर्सशू यानी कि घोड़े के खुर की तरह की होती है। तो इसके शल का ऊपर वाला हिस्सा जिसको कैरापेस कहते हैं, ये ऊपर से डोम लाइक होता है, मतलब कि उठा हुआ होता है, गोल सा होता है, इस तरह बिल्कुल घोड़े का पाँव होता है, इसलिए इनका ये नाम रखा गया। इसके अंदर कैलिसरी पाए जाते हैं, पेडिपेल्स पाए जाते हैं और इसकी जो वॉकिंग लेग्स के फर्स्ट 3 पेयर्स हैं ये सारे के सारे आगे से किलेट यानी कि फ्लास लाइक होते हैं और ये इनको चलने में मदद देते हैं और इससे ये अपनी फूड वगैरह भी पकड़ते हैं। इसकी अपेंडिज का जो आखिरी पेयर है ये लीफ लाइक यानी कि चिपटे होते हैं और उससे ये पानी में या तो तैरते हैं या फिर ये रेत वगैरह में या कीचड़ में खुदाई करते हैं।
हॉर्सशू क्रैब के अंदर जो फिस्टोसोमा वाला पोर्शन है, इसके अंदर एक लंबा अनसेगमेंटेड टेल्सन होता है। इसका इनको फ़ायदा ये होता है कि अगर ये किसी पानी की लहर की वजह से उलट जाए, मतलब कि इनकी टांगें ऊपर और डोर्सल साइड नीचे हो जाए, तो अपने आप को सीधा करने के लिए इस टेल्सन को यूज़ करते हैं, उसको रेत के साथ फंसा के अपने आप को दोबारा से सीधा कर लेते हैं। फिस्टोसोमल अपेंडेजेस का जो फर्स्ट पेयर है वो इसके जेनिटल पोर्स को ऊपर से कवर करता है और उनको जेनिटल अपर कहा जाता है। अपर अपर कलम की जमा है। अपर कलम आपको पता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाकी के जो 5 अपेंडेजेस के पेयर हैं इनको बुक गिल्स कहा जाता है, क्योंकि ये बुक के बंद पेजेस की तरह के होते हैं, उससे ये सांस लेते हैं। तो ये हॉर्सशू क्रैब है, ये इसकी डॉर्सल साइड है, घोड़े के पाँव की तरह का लगता है। ऊपर से इसका जो शेल होता है, शेल के ऊपर वाले हिस्से को कैरापेस कहते हैं, और ये पीछे जो लंबे वाला इसको टेल्सन कहा जाता है। ये इसकी नीचे वाली साइड है। इसमें आप देखिएगा कि ये इसके कैलिसरी हैं, ये पेडिपेल्प्स हैं, और इसकी जो शुरू वाली वॉकिंग लेग्स हैं ये सारी आगे से चिलेट या फिर पिंसर लाइक है, मतलब आगे से प्लास की तरह से दो में डिवाइड हो रही है, मतलब कुल्ती बंद होती है, इसमें चीज़ कोई ना कोई पकड़ सकते हैं। ये वाले जो दो हैं, ये वाले इसके जेनिटल पोर्स को ऊपर से कवर करते हैं, इनको जेनिटल अपर्क्यूला कहा जाता है। ये वाली इसकी लेग और ये वाली लेग है, ये आगे से लीफ लाइक या चिपटे होते हैं, जिससे ये रेत में खुदाई करते हैं या पानी में तैरते हैं। और उसके बाद ये जो बाकी के सारे हैं, ये इनको बुक गिल्स कहा जाता है, जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं, क्योंकि एक बुक के बांध पेजेस की तरह से नज़र आते हैं, इस करके इनको बुक गिल्स कहा जाता है। इनके जो खुश्की के रिलेटिव्स हैं, जिस तरह स्पाइडर्स हैं, उनके अंदर जो होते हैं वो इसी शेप के होते हैं, उनको बुक लंग्स कहा जाता है। ये पानी में गिल्स यूज़ होते हैं और खुश्की पे लंग्स यूज़ होते हैं। ये हॉर्सशू क्रैब की कार्टून डायग्राम है। ये दरमियान में इसका माउथ है, ये वाले इसके कैलिसरी हैं, उसके बाद इसके पेडिपेल्प्स हैं, वॉकिंग लेग्स हैं, जो सारी आगे से दो दो में डिवाइडेड है। उसके बाद आते हैं इसके जेनिटल अपर्क्यूला, जो कि लिड लाइक होते हैं और इसके जेनिटल पोर्स को ऊपर से कवर करते हैं। फिर इसके बुक गिल्स हैं और गिल अपर्क्यूला, यानी कि इसके ऊपर जो लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लास्ट के ऊपर टेल्सन है। तो बुक गिल्स की बात हो रही है, प्लेट लाइक होते हैं और चूँकि एक बंद किताब के सफ़ों की तरह के नज़र आते हैं, इसलिए इनका नाम बुक गिल्स रखा गया। तो इन पेजेस के दरमियान से जो पानी है वो सर्कुलेट करता है और वहीं से गैस एक्सचेंज होता है। तो हॉर्सशू क्रैब के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन होता है, बाकी आर्थ्रोपॉड्स में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर भी जो ब्लड सर्कुलेशन है ये सेम अरेक्निड और क्रस्टेशियन की तरह की होती है, मतलब कि जिस तरह से क्रेफिश के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें आगे डिटेल से आएगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसमें हार्ट पाया जाता है, जो कि वेसल की शक्ल का होता है। दोनों तरफ से ओपन वेसल होती है जो कि इसके ब्लड को वो पम्प करती है। हाँ, यूनिक चीज़ ये है कि इनका जो ब्लड होता है ये स्काई ब्लू कलर का होता है, और इसके अंदर जो इस तरह हमारा ब्लड रेड है और उसमें जो मेटल मॉलिक्यूल है वो आयरन होता है, इनके ब्लड के अंदर जो मेटल मॉलिक्यूल है वो कॉपर होता है। आयरन का सोल्यूशन रेड बनता है, इस करके हमारा ब्लड रेड होता है। उसमें जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन होती है और इनके अंदर हीमोसियानिन होती है, यानी कि ब्लू कलर में। इस वजह से इनका ब्लड ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर का होता है। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियोस में हॉर्सशू क्रैब का जो ब्लड है इसको आगे मेडिसिन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और मतलब कि बाहर बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ यूके यूएसए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस वजह से इसका जो ब्लड है ये इंतहाई महंगा बिकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक रेयर एनिमल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और एनिमल के अंदर से सारा ब्लड नहीं निकाल दिया जाता, थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है, वरना मर जाएगा। खैर, इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो हॉर्सशू क्रैब डाइशियस होते हैं। जब इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तो मेल और फीमेल इंटरटाइडल एरिया यानी कि समंदर के किनारों पे जमा हो जाते हैं। तो जिस टाइम पे फ़ीमेल एग रिलीज़ करती है, मेल उसी टाइम पे स्पर्म रिलीज़ करता है। फ़ीमेल अपनी वो जो पिछली टांग है उससे रेत के अंदर एक गड्ढा खोद के वहाँ पे अपने अंडे दबा देती है, और उसी दौरान मेल्स उनके ऊपर स्पर्म रिलीज़ करता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। तो उसके बाद ये अंडों को ऊपर से रेत में दबा देते हैं, मतलब अपनी टांगों से ऊपर रेत करके उसको कवर कर देते हैं,
और बाकी की सारी डेवलपमेंट टेम्परेचर और सनलाइट के साथ साथ रेत में खुद ही होती है। और इनके अंदर कोई पेरेंटल केयर वगैरह नहीं होती, मतलब कि इनके जितने भी बच्चे निकलते हैं उनमें से सिर्फ चंद एक हैं जो बचते हैं, बाकी परिंदे खा जाते हैं या दूसरे मतलब एनिमल्स उनको खा